देखो, हम आज क्लास 10th का बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम कराएंगे। बार बार सुनना, हो सकता है कि ध्यान में रह जाए, उसको उसी तरह लिख देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है डिफिनेशन उसी को याद करना है। अगर समझ में जो आएगा उसी को लिख देना, वही आंसर बेस्ट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला यह क्वेश्चन है, लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में क्रैम्प क्यों हो जाता है। सबसे पहले यह सोचना कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों में क्रैम्प कुछ वर्ड है जिसको समझ लेना है, जो समझ नहीं आता इसलिए आंसर भी नहीं दे पाते हो। क्रैम्प का मतलब होता है कि दर्द क्यों होने लगता है। जैसे कि हम लोगों ने कभी अचानक से कहीं दौड़े, लगातार दौड़े तो हम लोगों को दर्द होने लगता है। इसलिए होता है क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और दौड़ने के वक्त में ऑक्सीजन जितना हमको चाहिए, ऊर्जा जितना चाहिए उतना ऊर्जा नहीं, हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे शरीर का जहाँ जहाँ ज़्यादा मसल्स वाला भाग होता है ना, वहाँ अवायवीय शोषण करना शुरू कर देता है। अवायवीय शोषण जब अवायवीय शोषण करता है तो वो उस जगह पर लैक्टिक अम्ल बन जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब बन जाता है ना, तो वही हमारे शरीर में जहाँ पर मसल्स वाला भाग है वहाँ लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से क्रैम्प आ जाता है। इतना ध्यान में रखना कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों में पेशियों में क्रैम्प क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी हमारे शरीर में ऊर्जा जितना चाहिए उतना ऊर्जा नहीं मिल सकता है। इसीलिए मसल्स वाले भाग में अवायवीय शोषण हो जाता है और वहां पर लैक्टिक अम्ल जम जाता है। जब लैक्टिक अम्ल जमेगा तो वहां क्रैम्प होगा, दर्द होगी। समझ रहे हो ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में क्रैम्प क्यों होता है। लगातार दौड़ने से व्यक्तियों के शरीर में क्रैम्प इसलिए होता है क्योंकि उन्हें जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा मिलता नहीं है, और हमारे शरीर का मांसल्स वाला भाग वहाँ पर अवायवीय शोषण करना शुरू कर जाता है और वहाँ लैक्टिक अम्ल जम जाता है। इसीलिए लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसीलिए व्यक्तियों की पेशियों में क्रैम्प हो जाता है। इतना ध्यान रखना, इसलिए क्योंकि हम लोगों को जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा मिलता नहीं है और वो अवायवीय शोषण कर लेता है। याद रखना, जितना ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा मिलता नहीं, अवायवीय शोषण कर लेता है और वहाँ लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसीलिए क्रैम्प हो जाता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यह रक्त के जमने में पट्टिकाणु की क्या भूमिका है। सबसे पहले पट्टिकाणु उसको कहेंगे श्वेत रक्त। सबसे पहले यह ध्यान रखना कि लाल और ध्यान रखना आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है जिसको हम पट्टिकाणु कहते हैं। याद रखना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं और एक होता है प्लेटलेट्स, यह जिसको हम पट्टिकाणु कहते हैं। बोलता है कि लाल एवं श्वेत रक्त कणिकाओं की अपेक्षा छोटे कण के होता है। मानव के रक्त में इसकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति मिली क्यूब होती है। प्रति मिली क्यूब। सबसे पहले इसका ध्यान रखना, उधर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इसका क्वेश्चन जो पूछा उसको बताएंगे कि पट्टिकाणु का क्या भूमिका होता है। पट्टिकाणु क्या करता है, रक्त को बहने से रोकता है, यानी थक्का बना देता है। पट्टिकाणु रक्त को थक्का बना देता है। याद रखना, पट्टिकाणु रक्त को थक्का बना देता है। जमने में काम करता है, यही कि थक्का बना देता है। समझ रहे हो ना। याद रखना, रक्त के जमने में पट्टिकाणु की क्या भूमिका होती है कि वह थक्का बना देता है। क्या बना देता है, थक्का बना देता है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, यह ज्यादा झोल झाल लिखने की जरूरत नहीं है। पूरा डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा बात मिला के रक्त के जमने में पट्टिकाणु की क्या भूमिका है, तो इसके लिए हमें जवाब देना है कि वह रक्त को थक्का बना देता है। अगर इसके बारे में कुछ अगर याद है, श्वेत रक्त और लाल रक्त के बारे में, तो कुछ डिफाइन करके उसके हिसाब से बता देना। चल अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मेरा, ये शोषण की परिभाषा क्या है। याद रखना, शोषण किसको कहेंगे। सबसे पहले हम शोषण जीवों में होने वाली एक ध्यान में रखना ऑक्सीकरण क्रिया है। शोषण क्या है, शोषण परिभाषा क्या पूछा है तो याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि शोषण कैसा क्रिया है, तो याद रखना ऑक्सीकरण क्रिया है। शोषण में क्या होता है, जीवों में जब कोई कार्बनिक पदार्थ हो जाता है ना, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में उसको तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में उसको तोड़ा जाता है। अब घटन करना मतलब तोड़ा जाता है, जिसके तोड़ने के बाद वहाँ जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है। याद रखना, शोषण की परिभाषा अगर पूछेगा तो बोलना, शोषण जीवों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में
या तो अनुपस्थिति में उसको तोड़ा जाता है, उसे ही। और उसमें क्या क्या बनता है? जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा बनता है। सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि श्वसन क्या कहेंगे कि श्वसन जीवों में होने वाली यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में उसको तोड़ा जाता है, जिसमें हमको क्या क्या बनता है? सबसे पहले जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा बनता है। याद रखना, यानी श्वसन जीवों में होने वाली एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कोई जरूरी नहीं है, कार्बनिक पदार्थ है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन उपस्थिति का मतलब होता है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहे या नहीं रहे तब पर भी उसको तोड़ा जाता है। अब गठन मतलब तोड़ना। अब गठन किया जाता है, उसमें क्या क्या बनता है? सबसे पहले याद रखना, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा बनता है। याद रखना, ध्यान में देना, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा। ओके, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ध्यान रखना, श्वसन की परिभाषा पूछेगा तो श्वसन जीवों में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में उसको तोड़ा जाता है, जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है। और एक चीज याद रखना, एक चीज श्वसन में एक बात ध्यान से रखना कि बोलेगा कि सह उत्पाद क्या है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड को सह उत्पाद बोलेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, बोलेगा श्वसन में सह उत्पाद क्या है? यानी कि मेन प्रोडक्ट हमारा ऊर्जा है। श्वसन में मेन प्रोडक्ट, मेन उत्पाद हमारा मुख्य उत्पाद ऊर्जा है। और सह उत्पाद अगर पूछेगा तो याद रखना यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन में सह उत्पाद क्या है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और मुख्य उत्पाद अगर पूछेगा तो ऊर्जा पूछ देना, कोई दिक्कत? अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम बहुत आसान है। इसमें कहता है कि जाइलम और तथा फ्लोएम में क्या अंतर है? जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? एकदम ध्यान से देना। जाइलम फ्लोएम कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम किसे कहेंगे? जो जड़ से जल और खनिज लवण को, जो से जल, जो से जड़। याद रखना, जल, जल को जड़ से, खनिज लवण को, जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक। कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है, क्योंकि पत्ती में भोजन बनता है। याद रखना, पत्ती पेड़ का बोलेगा, यानी कि पादप का बोलेगा रसोई घर किसे कहते हैं? तो पत्ती बोलना। पादप का रसोई घर क्या बोलेगा? पत्ती बोलना। क्या बोलना है? पत्ती बोलना। तो कहता है क्या, जाइलम किसे कहते हैं? जाइलम या जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। क्या करता है? जाइलम क्या करता है? जल, जो जड़ से, जाइलम जो से जाइलम जो से जड़, यानी जाइलम जड़ से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जड़ से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम यह जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, हो सकता है सुनने से, हम जब तुम वीडियो देखते होंगे तो ध्यान से देखते होंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जाइलम जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। ध्यान में रखना, जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करता है? जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है, उसे जाइलम कहेंगे। अब फ्लोएम की बात करता है, फ्लोएम फॉसे फूड, यानी फूड मतलब भोजन, फूड मतलब भोजन, फूड मतलब क्या होता है? भोजन। यानी जो फॉसे फालम और फॉसे फूड यानी भोजन। कहता है फ्लोएम या पत्तियों में बने भोजन को। तुम लोगों को अभी हम बताए कि पत्ती में जो पत्ती को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, पत्ती में भोजन बनता है। तो पत्ती में फ्लोएम क्या करता है? पत्ती में बने भोजन को पौधे के हर अंग तक पहुंचाता है। पत्ती में बने भोजन को पौधे के हर अंग तक पहुंचाता है। याद रखना, फ्लोएम क्या करता है? पत्ती में बने भोजन को पौधे के हर अंग तक पहुंचाता है। पौधे के हर अंग तक पहुंचाता है, उसे फ्लोएम कहेंगे। तो दोनों का अंतर समझ में आ गया। जाइलम जो जड़ से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है, फ्लोएम क्या करता है? जो पौधे में जो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर अंग तक पहुंचाता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि समझ में आता होगा। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम या पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर अंग तक पहुंचाता है। एकदम क्लियर हो गया। जाइलम किसे कहेंगे? ये जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या कहेंगे? यह पत्ती में बने भोजन को पौधे के हर अंग तक पहुंचाता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि परागकण क्या है और पर परागन की परिभाषा है। परागकण याद रखना, एकदम ध्यान से देना। ये हम अंग्रेजी में इसको, इंग्लिश में पोलिनेशन बोलते हैं। ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश से हमको कोई मतलब नहीं है। परागन क्या है? परागन
क्या है और पर परागन की परिभाषा। सबसे पहले एकदम ध्यान में रखना, परागन वह है, इतना ज्यादा झोल नहीं, यानी पराग कोश को वार्तिकाग्र तक आना ही परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन। परागन, पराग कोश को वार्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है? परागन। पराग कोश को वार्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है? परागन। ध्यान रखना, परागन क्या कहलाता है, यानी पराग कोश को वार्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है? परागन। ध्यान में रखना, क्या कहता है? परागन। बोलता है परागन। परागन क्या है? यानी पराग कोश वार्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है? परागन। अब देखना, परागन यानी पर परागन की परिभाषा भी पूछा गया है, तो सबसे पहले हम स्वपरागन की बात करेंगे, स्वपरागन की बात करेंगे, उसके बाद पर परागन की बात करेंगे। याद रखना, स्वपरागन उसे कहेंगे जब एक ही फूल में कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें मादा और नर अंग दोनों जनन अंग दोनों एक ही फूल में मौजूद होता है। जब एक ही फूल में यानी पराग कोश एक ही फूल में पराग कोश वार्तिकाग्र तक आता है, उसको हम या एक ही पौधा के अलग अलग फूलों में स्थानांतरण होकर आता है, यानी पराग कोश वार्तिकाग्र तक आता है, उसे हम स्वपरागन कहेंगे। याद रखना, एक ही फूल में पराग कोश वार्तिकाग्र तक आता है, उसको हम पर परागन कहेंगे, या उसी में या तो एक ही पौधे में अलग अलग फूलों के पराग कोश वार्तिकाग्र तक आता है, उसे हम स्वपरागन कहेंगे। एकदम ध्यान देना, एक ही फूल में भी होता है और एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों के बीच में भी स्वपरागन होता है। याद रखना, स्वपरागन होता है, ध्यान देना, स्वपरागन होता है, यानी कि एक ही फूल के अंदर भी होता है और एक ही पौधा में अलग अलग फूलों के बीच में भी होता है, ध्यान देना। अब अगला बात करते हैं पर परागन। बोलता है पर परागन की क्रिया एक जाति के दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में होता है। एकदम ध्यान देना, पर परागन में क्या होता है, दो अलग अलग पौधों के बीच में, दो अलग अलग क्या कहता है, दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में होता है पर परागन। पर मतलब दूसरा, याद रखना, पर मतलब बेगाना, दूसरा या बेगाना, पर मतलब दूसरा या बेगाना, यानी कि अलग अलग पौधों के फूलों का वार्तिकाग्र परागकोश वार्तिकाग्र तक आता है, उसको हम पर परागन कहते हैं। स्वपरागन क्या कहेंगे, या तो एक ही फूल के पराग कोश को वार्तिकाग्र तक आना, या पौधे के अलग अलग दो फूलों के बीच में भी होता है, उसको हम स्वपरागन। और अलग अलग पौधों के फूलों के बीच में जो परागन होता है उसको हम पर परागन कहेंगे। क्लियर? अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा है कि पौधों के कुछ उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखा। इसमें बच्चा बहुत बार फंसता है, उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखा है। याद रखना, पौधों के कुछ उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखा। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभी 1 नंबर में कई का क्वेश्चन पूछा गया। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ यानी उत्सर्जी का समझ में आना चाहिए। उत्सर्जी का मतलब, उत्सर्जी उसको कहेंगे जो वेस्ट पदार्थ है, यानी कि जो उसके लायक नहीं है, वेस्ट पदार्थ है। तो वेस्ट पदार्थ पौधा का उत्सर्जी पदार्थ, वेस्ट पदार्थ उसको कहेंगे। जैसे कि बोलता कि पौधे का वेस्ट पदार्थ क्या है, जैसे रेजिन है, क्या है, रेजिन है, गोंद है, टेनिन है। पौधे का वेस्ट पदार्थ बोलेगा रेजिन, याद रखना, गोंद, टेनिन। पौधे का वेस्ट पदार्थ रेजिन, गोंद, टेनिन। पौधे का वेस्ट पदार्थ क्या है, रेजिन है, गोंद है, टेनिन है। और याद रखना, और मानव का वेस्ट पदार्थ बोलेगा तो याद रखना, ध्यान में देना, मल है, मूत्र है, पसीना है, ये सबको वेस्ट पदार्थ है, ध्यान देना। मनुष्य का वेस्ट पदार्थ बोलेगा तो मल बोलना। मनुष्य का वेस्ट पदार्थ मल हुआ, मूत्र हुआ, पसीना हुआ, यह सब वेस्ट पदार्थ है। यह सब क्या है, वेस्ट पदार्थ है। यानी कि पौधे का वेस्ट पदार्थ हुआ रेजिन, गोंद, टेनिन। पौधे का वेस्ट पदार्थ रेजिन, गोंद, टेनिन। और मनुष्य का वेस्ट पदार्थ क्या हो जाएगा, जैसे पसीना हुआ, मल हुआ, मूत्र हुआ, यह सब हमारा क्या है, वेस्ट पदार्थ है। तो पौधे का वेस्ट पदार्थ क्या हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ। याद रखना, उत्सर्जी पदार्थ को बोलेंगे वेस्ट पदार्थ। बोलता पौधे का उत्सर्जी पदार्थ रेजिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, टेनिन हो जाएगा। रेजिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, टेनिन हो जाएगा। रेजिन हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, टेनिन हो जाएगा। यानी कि याद रखना, अल्कलाइड भी हो जाएगा।
यानी पौधे का उत्सर्जी पदार्थों के नाम बोलेंगे, रेजिन, गोंद, टेनिन। हम अल्कलाइड को इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसका हम लोग कम नाम सुने हैं ना, हो सकता है आपको याद नहीं रहे, इसीलिए बार बार हम बोलते हैं रेजिन हुआ, गोंद हुआ, टेनिन हुआ। कोई दिक्कत? या ऑप्शन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, ध्यान देना। बोलेगा पौधे का उत्सर्जी पदार्थ का नाम बताए, अलग अलग चीजें दे देगा, उसमें एक या तीनों में से, चारों में से कोई एक दे देगा, आपको चुनना है। यह क्लियर हो गया? यानी पौधों के कुछ उत्सर्जी पदार्थों का नाम क्या है? रेजिन है, गोंद है, टेनिन है। क्लियर? अब अगला स्टेप, अगला जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा जैव विकास का क्या तात्पर्य है? जैव विकास उसको कहेंगे जो विभिन्न संसाधनों द्वारा कोई हानिकारक पदार्थ, जो रसायनों की हानिकारक रसायन जो हमारे आहार श्रृंखला, यानी आहार श्रृंखला उसको बोलेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। आहार श्रृंखला उसको बोलते हैं जैसे कि जैसे सूर्य के प्रकाश से कोई पेड़ पौधा उगा, घास उगा, उसको फिर कीड़ा खाया, कीड़ा फिर मेंढक को खाया, मेंढक को फिर सांप खाया, सांप को फिर चील खाया, इसी प्रकार ये आहार श्रृंखला है एक दूसरे। उसी किसी भी हम, जैसे हम लोगों ने जैसे कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें किसी अन्य प्रकार से रसायन चला जाता है, कोई हानिकारक पदार्थ चला जाता है, और जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसे ही हम जैव विकास का तात्पर्य कहेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन ये ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है कि पित्त क्या है, जो मनुष्य के पाचन में इसका क्या भूमिका है? एकदम ध्यान देना कि पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक द्रव्य है। याद रखना, पित्त एक हरे रंग का द्रव्य है जो यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है। ज्यादा दिमाग याद नहीं रहे, कुछ याद ना रहे तो उतना दिमाग मत लगाना, सीधा सीधा लिख देना है कि पित्त एक हरे रंग का पदार्थ होता है जो छोटी आंत में पाचन में मदद करता है। और याद रखना, यह पाचन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, यह डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से यह पाचन में इन्वॉल्व नहीं होता है। पित्त ना डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं होता, याद रखना, पित्त डायरेक्ट रूप से पाचन में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। इन्वॉल्व मतलब डायरेक्ट उसमें मदद नहीं करता। तो याद रखना, अगर पूछेगा पित्त यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक द्रव्य है, तो यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक द्रव्य, अगर ऐसा नहीं हो तो बोल देना पित्त एक हरे रंग का द्रव्य है, पित्त एक हरे रंग का द्रव्य है जो छोटी आंत में भोजन के साथ पाचन करने में मदद करती है। सब लोग अगला देखेंगे। इसी में कुछ कार्य है, जैसे पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम को, अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। जैसे पित्त भोजन में वसा के कई बड़े कण को सूक्ष्म कण में तोड़ने में मदद करती है। यह सब याद रखना। पित्त किसे कहेंगे? ध्यान, एकदम पूरा ध्यान से रखना कि पित्त उसको कहेंगे एक हरे रंग का पदार्थ है जो कि भोजन को पचाने में मदद करती है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व नहीं होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से मदद नहीं करता है, लेकिन तब पर भी वह मदद करता है, अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार ध्यान से, हम बार बार बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कई बार में यह क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, तोड़ के पूछता है। सबसे पहले देखेंगे, बोलता कि इसमें श्वसन अंग पूछा गया, बोलता मछली का श्वसन अंग क्या है? यहाँ गिल छिद्र है, जिसको हम गिल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गिल्स भी, इसको मछली को, और या फेफड़ा भी कहते हैं, सॉरी, गिल से छिद्र कहेंगे या गिल से कहेंगे, समझ रहे हो ना? यानी कि गिल से छिद्र या गिल से छिद्र भी कहेंगे या गिल से कहेंगे। याद रखना, मछली का गिल छिद्र या गिल से। मच्छर का वायु नलिकाएं भी कहते हो, ट्रेकिया, क्या कहते हैं? ट्रेकिया। याद रखना, यानी कि मच्छर को वायु नलिकाएं भी कहते हैं और ट्रेकिया भी कहते हैं। कहीं ट्रेकिया आ जाए या वायु नलिकाएं जो, तो टेंशन मत लेना, मच्छर का श्वसन अंग वायु नलिकाएं है और इसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। याद रखना, मच्छर के वायु श्वसन अंग को हम ट्रेकिया कहते हैं और वायु नलिकाएं भी कहते हैं, और मछली को गिल्स या गिल छिद्र भी कहते हैं। कोई टेंशन नहीं। अब केचुआ मतलब हम लोगों ने देखा होगा, केचुआ त्वचा से यानी शोषण करता है। त्वचा मतलब चमड़ा, हम लोगों ने जानते हैं। त्वचा क्या है? त्वचा, यानी केचुआ ना त्वचा से शोषण करता है। केचुआ किससे शोषण करता है? त्वचा से। ध्यान रखना, केचुआ किससे शोषण करता है? त्वचा से। हो सकता है कि आपको समझ में आता होगा।
केचुआ किससे शोषण करता है? त्वचा से। ध्यान देना एकदम पूरा गौर से। केचुआ किससे शोषण करता है? त्वचा से। त्वचा से। मनुष्य मनुष्य किससे? फेफड़ा से। मनुष्य किससे? फेफड़ा से। मनुष्य किससे? फेफड़ा से। मनुष्य किससे करता है शोषण? फेफड़ा से। मनुष्य किससे शोषण करता है? फेफड़ा से। मनुष्य किससे शोषण करता है? फेफड़ा से। एकदम क्लियर कर दो, मनुष्य शोषण करता है फेफड़ा से। अगला हम देखेंगे, अगला आप लोगों को समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे आमाशय में अम्ल का, आमाशय मतलब हम समझ रहे हैं, आमाशय यानी आहार नाल के बाद आमाशय होता है। हमारे आमाशय में अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अम्ल क्या करता है? जैसे कि भोजन में जो आए रोगाणुओं को, भोजन में जो आए रोगाणु उसको नष्ट करने में आसानी से नष्ट करता है, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। बोलता है कि भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियाशील एवं नष्ट करता है। यानी कि भोजन में जो रोगाणु आता है उसको नष्ट करने में बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है, बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है। यानी कि भोजन के साथ जो रोगाणु आता है उसको मारने का काम करता है। कौन? अम्ल। जैसे भोजन के साथ आमाशय में अम्ल रहता है, तो भोजन के साथ जो छोटे रोगाणु आते हैं तो उसको अम्ल से वह मर जाता है, जिससे कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, यह भोजन की शीघ्रता से नहीं पचने देता, यानी कि यह धीरे धीरे पचने नहीं देता है। बोलता है यह हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों में स्रावित होता है और यह भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस को पेप्सिन नामक एंजाइम में अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। सीधा सीधा इसका दिमाग मत लगाना, सीधा यह पहला पॉइंट बोलना, यह भोजन को पचा करता है, यह भोजन में आए रोगाणुओं के साथ भोजन में आए रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करती है। क्या करता है? कहता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? सबसे पहले हमारे आमाशय में अम्ल की पहला भूमिका क्या है? नंबर 1, यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। यह भोजन को पचाने का कार्य करता है, याद रखना। आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। दूसरा, यह भोजन में आए रोगाणुओं को नष्ट करता है। यह भोजन में आए रोगाणुओं को नष्ट करता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 पॉइंट दे देना बेहतर है। बोलता है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? बोलता है यह भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा है, यह आए भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेंशन मत लेना, हो सकता है बड़ा हो सकता है, बट हम लगभग 30 क्वेश्चन को हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेना बस। अगला क्वेश्चन है मेरा, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर। आसान है। स्वपोषी पोषण उसको कहेंगे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी मतलब स्वयं मतलब खुद, यानी कि स्वपोषी पोषण उसको कहेंगे जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और दूसरों पर निर्भर नहीं करता, उसे स्वपोषी पोषण कहेंगे। स्वपोषी पोषण उसको कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जो अपना भोजन बनाता है और सॉरी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्वपोषी पोषण क्या कहेंगे? बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। स्वपोषी पोषण उसको कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं और दूसरों पर निर्भर नहीं करता हो। स्वपोषी पोषण उसको कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो और दूसरे पर निर्भर नहीं करता, उसे स्वपोषी पोषण कहेंगे। ध्यान देना, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया बोलने में, बार बार बोलने के कारण। पोषण उसको कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं करता है, उसे स्वपोषी पोषण। जैसे कि पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है क्योंकि पेड़ पौधा दूसरे पर निर्भर नहीं करता। यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद बनाता है, इसीलिए स्वपोषी पोषण हो जाएगा। बोलेगा स्वपोषी पोषण का उदाहरण क्या है? पेड़ पौधा। क्या है? पेड़ पौधा। याद रखना, स्वपोषी पोषण क्या कहेंगे, किसे कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे स्वपोषी पोषण कहेंगे। अब विषम पोषी पोषण उसको कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो और दूसरे पर निर्भर करता हो। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और दूसरे पर निर्भर करता हो उसे विषम पोषी पोषण कहेंगे। जैसे कि गाय, बकरी, मनुष्य आदि, जितना जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है और दूसरे पर निर्भर कर रहा है, तो समझिए विषम पोषी पोषण है। और स्वपोषी पोषण उसको बोलेंगे जो अपना भोजन खुद बना रहा है, अपने से बना रहा है, उसे स्वपोषी पोषण बोलेंगे। और विषम पोषी पोषण उसको बोलेंगे जो अपना भोजन खुद नहीं बना रहा है, यानी स्वयं नहीं बनाता और दूसरे पर निर्भर करता है, उसे हम विषम पोषी पोषण कहेंगे। जैसे गाय है, बकरी है, मनुष्य है। हम उदाहरण इसलिए इस सबको लिए है क्योंकि हमारे आसपास ये मिलता है, इसीलिए आसानी से याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 19 नंबर को, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। मृत जीवी पोषण क्या है? मृत जीवी पोषण
क्या है और उदाहरण सहित उत्तर दें। मृत जीवी पोषण क्या है? मृत जीवी पोषण उसको कहेंगे जो ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों पर सड़े गले पदार्थों पर प्राप्त करता है। जैसे ऐसा यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन, एकदम ध्यान से, मृत जीवी पोषण, मृत का मतलब ही होता है मरा हुआ, यानी मृत जीवी पोषण उसको कहेंगे जो सड़े गले पेड़ पौधे और मृत जीवों से प्राप्त करता है। यानी कि मृत जीवी पोषण क्या कहेंगे, और उदाहरण भी कह रहा है ना, मृत जीवी पोषण उसको कहेंगे जो सड़े गले पेड़ पौधे मृत जीवों पर से प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहेंगे। मृत जीवी पोषण किसे कहेंगे? जो सड़े गले पेड़ पौधे से और मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहेंगे। एकदम एकदम एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना कि इसमें ना इसका जो एग्जाम्पल पूछेगा, उदाहरण जो पूछेगा, इसका याद रखना बैक्टीरिया है, कवक है। और एक चीज ध्यान देना, कभी कभी इसमें मशरूम पूछ लेता है। मशरूम भी कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। तो मशरूम अगर भी पूछेगा तो यह मृतजीवी पोषण है, यानी कवक डाल दिया उसके अंदर मशरूम आ जाता है। इसीलिए याद रखना बैक्टीरिया, कवक या मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। मृतजीवी पोषण का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। जैसे बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ। मृतजीवी पोषण का उदाहरण क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हुआ, कवक हुआ। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कभी कभी बैक्टीरिया कवक नहीं देगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा मशरूम। तो याद रखना मशरूम भी एक मृतजीवी पोषण है। जैसे तुम लोगों ने सड़े गले, जैसे पेड़ पौधे पर सड़ा गला भूसा वगैरह पर आप लोगों ने देखा होगा कि मशरूम उग जाता है, या पुआल पर देखा होगा मशरूम उग जाता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम समझ में आ गया। मृतजीवी पोषण ऐसा पोषण जो सड़े गले पेड़ पौधे और मृत जीवों से भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, कवक। याद रखना, एकदम क्लियर करके याद रखना। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानांतरण किसे कहते हैं? एकदम आसान है, हम लोग जानते हैं, जाइलम फ्लोएम जानते हैं, उसी से हम स्थानांतरण को से मिला दिए हैं। कहता है जब जाइलम जड़ से खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्ती में बना भोजन जो फ्लोएम के द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, उस प्रक्रिया को हम स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह जाना कहलाता है। स्थानांतरण किसे कहेंगे? एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो हम स्थानांतरण किसे कहेंगे? एकदम ध्यान से देना। अभी याद किए थे जाइलम किसे कहते हैं? जो जल से, जो से जल, जो से जाइलम। जाइलम जो जल को जड़ से जल और खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, उसको जाइलम कहेंगे। फ्लोएम किसको कहेंगे? जो पत्ती में बने भोजन को पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाता है, उसे हम फ्लोएम कहेंगे। तो इसी को हम मिला दिया, उसी को हम स्थानांतरण कहेंगे। जैसे जब जाइलम जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है और फ्लोएम पत्ती में बने भोजन पौधे के हर अंग तक पहुंचाती है, इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा। स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 14 नंबर, यानी कि 14। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं एवं उनके समीकरण को लिखा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? एकदम एकदम अपने भाषा में आंसर जब भी एग्जाम में देना है, एग्जाम बहुत कम समय है, 1.5 महीना समय है, यानी कि एक महीना 10 दिन समझ लीजिए। तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? यह कई बार क्वेश्चन पूछा है, एकदम अपने भाषा में जवाब देना है, समझा है जो वही लिखना है। कहता है कि जब हरे पौधे, यानी हरा पौधा जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी ध्यान से सुनना, जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या किसे कहेंगे? जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आता होगा। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं एवं उनको लिखा। एकदम ध्यान से, समीकरण हम बताएंगे, अभी पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि उदाहरण, सॉरी परिभाषा। कहता है जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड
जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल, जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। एकदम ध्यान से, जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना चार चीज याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जल, CO2 को हम H2O को हम जल कहते हैं, H2O को हम क्या कहेंगे? जल। क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अब इसका समीकरण देखते हैं। समीकरण में पहले हमको बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लिए, CO2 फिर हमको बोला है जल, तो हम जल ले लिए, तो क्लोरोफिल बोला है, तो समीकरण के तीर चिन्ह के ऊपर हम क्लोरोफिल लिख देते हैं, नीचे हम सूर्य की प्रकाश लिख देते हैं, उसके बाद हमको प्राप्त क्या होता है? ये हमको प्राप्त होता है, ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या ग्लूकोज का? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में जब भोजन बनाता है वह ग्लूकोज के रूप में बनाता है, उसमें सह उत्पाद के रूप में यह ऑक्सीजन और जल बाहर निकलता है। सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल बाहर निकल, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है यानी अभिक्रिया करता है तो यह क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और सह उत्पाद के, याद रखना कभी कभी पूछा है, कई बार ऐसा पूछा गया है कि इस प्रकार संश्लेषण के समीकरण में सह उत्पाद क्या है? यह सह उत्पाद हो जाएगा, सह उत्पाद, और यह मुख्य उत्पाद हो जाएगा। इसको हम मुख्य उत्पाद कहेंगे, ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे? मुख्य उत्पाद। तो मुख्य उत्पाद समीकरण क्या हो जाएगा? और यह जो 6 लिखा हुआ है, 12 जो लिखा हुआ है, इधर 6 लिखा है, इधर 6, यह हम लोगों ने इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए इसको ऐसा लिखे है। 6 CO2 प्लस 12 H2O है, क्लोरोफिल है, उसके बाद प्रकाश है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 H2O है। तो हम इसको समीकरण को समझ लिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 H2O है, क्लोरोफिल है, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण है, तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6, इधर तो 6 O2 है प्लस 6 H2O है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? यानी कि जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में यह भोजन बनाता है, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या हो जाएगा? CO2 H2O क्लोरोफिल और प्रकाश। CO2 जो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है CO2 H2O क्लोरोफिल और प्रकाश। तो हम यहाँ पर उत्पाद के मुख्य उत्पाद के रूप में क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा। और सह उत्पाद के रूप में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। यह ऑक्सीजन है, यह जल हो जाएगा। कई बार पूछा है कि कार्बन प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में सह उत्पाद के रूप में क्या क्या है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा और जल हो जाएगा। मुख्य उत्पाद के रूप में हमारा यह ग्लूकोज हो जाएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगला मेरा क्वेश्चन है 15 नंबर यानी कि 15 नंबर। बोलता है सजीवों के मुख्य 4 लक्षण। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। सजीवों के 4 लक्षण बता देंगे। यह गति करता है, गति है, पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन है। यानी गति करता है, पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन है। यह लक्षण है। गति है, कोई सजीव है, सजीव रहेगा तभी वह गति करेगा। पोषण सजीव रहेगा तभी पोषण करेगा। शोषण सजीव रहेगा तभी शोषण करेगा। उत्सर्जन सजीव है तभी तो उत्सर्जन करेगा। सजीव का 4 लक्षण, मुख्य 4 लक्षण है। गति करता है, पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन है। याद रखना, गति मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। पोषण है खाना पीना, भोजन करना। शोषण है श्वास लेना जिससे ऊर्जा प्राप्त करे। उत्सर्जन है वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना। यानी उत्सर्जी पदार्थ अभी हम लोगों ने पढ़े थे कि पौधे का उत्सर्जी पदार्थ पढ़े थे, जिसमें था रेजिन था, टेनिन था, और हम लोग मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ था मल मूत्र, और उसके बाद हम लोगों ने पसीना भी देखा था। तो इसमें सजीवों का मुख्य लक्षण क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, शोषण हो जाएगा, उत्सर्जन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त या रुधिर क्या है?
रक्त या रुधिर क्या है, इसके कार्य को लिखा। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, रक्त या रुधिर क्या। याद रखना, रक्त को ही रुधिर कहते हैं, जिसको ब्लड, जो ब्लड है, ब्लड को ही हम रक्त रुधिर कहते हैं। याद रखना, ब्लड को ही हम रक्त या रुधिर कहते हैं। टेंशन मत, कभी रुधिर आ जाएगा तो टेंशन मत लेना, रक्त को ही रुधिर कहेंगे, रक्त को ही हम क्या कहेंगे, रुधिर कहेंगे, रक्त को ही हम क्या कहेंगे, रुधिर कहेंगे। बोलता है रुधिर क्या और इसके कार्य को बताएं। एकदम कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। इतना ये तो देना जरूरी है, यह तो देना जरूरी है। रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक 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 है। याद रखना, एकदम रुधिर पूछे, रक्त पूछे, सीधा बोल देना रुधिर क्या है। कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर क्या है। रुधिर तरल संयोजी उत्तक होता है जिसका एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन के हीमोग्लोबिन, विशेष प्रकार का प्रोटीन क्या है, विशेष प्रकार का प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल हो जाता है। पूछेगा रुधिर क्या है तो बोलना रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक है जिसका रुधिर क्या है, तरल संयोजी उत्तक है जिसका एक जिसका रंग ना तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, या तो ये विशेष प्रकार का प्रोटीन भी, इसलिए हम प्रोटीन इसमें जोड़े हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन क्या है तो प्रोटीन है, याद रख लेना, इतना पूछता नहीं है, बट कभी बोलता है कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है और जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखना, रक्त का जो लाल कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण उसका लाल कलर होता है। यानी कि ब्लड का कलर लाल किस लिए होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। बोलेगा रुधिर क्या है तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का होता है। अब उसका क्या कहता पूछा गया, उसका पूछा गया कि कार्य क्या है। कार्य मतलब काम क्या है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। यह ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। याद रखना, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक जगह से हर अंग तक, हर कोशिका तक ब्लड यानी कि रुधिर ने हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। रुधिर क्या करता है, हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य रुधिर का काम है। क्या है, रुधिर का कार्य, हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना किसका कार्य है, रुधिर का। अगला क्वेश्चन है, यह संक्रामक रोगों से शरीर को रक्षा करता है। यह संक्रामक रोगों से शरीर का क्या करता है, रक्षा करता है। यह संक्रामक रोगों से शरीर का क्या करता है, रक्षा करता है। ध्यान से, यह संक्रामक रोगों से शरीर का रक्षा करता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है यानी कि हर कोशिका तक पहुंचाता है। और यह पचे हुए भोजन के अणुओं को कोशिका तक पहुंचाता है, क्योंकि छोटी आंत में जब अणु पचा हुआ जो छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है तो वह रुधिर में जाता है। रुधिर ही हर कोशिका तक पहुंचाता है। कौन, रुधिर। और एक चौथा अगर जोड़ना चाहते हो तो यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। याद रखना, ब्लड का यानी कि रुधिर का कार्य क्या हो जाएगा, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह संक्रामक रोगों से शरीर को बचाता है। यह संक्रामक रोगों को शरीर से बचाता है। कोई टेंशन हो सकता है समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ब्लर आ गया है, इसमें थोड़ा सा ब्लर आ गया है। कि उत्सर्जन क्या है और इसके दो प्रमुख अंगों के नाम। कई बार ये अंग जो पूछा गया ये गलती कर देता है बच्चा। सबसे पहले उत्सर्जन उसको कहेंगे जो शरीर के जो वेस्ट पदार्थ है, अपचयी पदार्थ है, शरीर का जो अपचयी पदार्थ है, यानी शरीर का अपचयी पदार्थ, यानी उत्सर्जन क्या है, शरीर का वेस्ट पदार्थ को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के वेस्ट पदार्थ यानी कि शरीर का अपचयी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, शरीर के अपचयी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, यानी शरीर के अपशिष्ट पदार्थ। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। शरीर के उत्सर्जन पदार्थ को यानी क्षमा चाह रहे हैं, शरीर से यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ज्यादा दिमाग मत लगाना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर में किसी काम का नहीं है,
अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। दिमाग मत लगाना, इतना झोल झाल कुछ नहीं। क्वेश्चन आएगा कि उत्सर्जन उत्सर्जन क्या है? इसके दो प्रमुख अंग हम बताएंगे अभी अंग। तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। ज्यादा झोल झाल नहीं, सीधा लिखने को आएगा। उत्सर्जन क्या है लिख देना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। कोई गलत नहीं होगा, एकदम जो समझ आ रहा है इसी को लिख देना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। एकदम ध्यान से सुनो, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि हो सकता है कि आपके समझ में आ जाए, याद हो जाए सुनते सुनते। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब इसका प्रमुख अंग पूछ रहा है। कई बच्चा इस जगह क्या कर देता है? अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिख देता है, जैसे मल मूत्र लिख देता है। गलत, अपशिष्ट पदार्थ का नाम नहीं लिखना है, इसका अंग पूछ रहा था। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि उत्सर्जी अंग कौन सा है? उत्सर्जी अंग वृक्क है, जिसको हम किडनी कहते हैं। वृक्क क्या है? वृक्क क्या है? वृक्क क्या है? वृक्क। याद रखना, उत्सर्जी अंग कौन सा है? वृक्क। ध्यान रखना एकदम, कई बार क्वेश्चन इसको पूछा गया, उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है। क्या है? वृक्क है। क्या है? वृक्क। क्या है? वृक्क। उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। क्या है? उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है। वृक्क क्या उत्सर्जी अंग? वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग वृक्क क्या उत्सर्जी अंग? वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग वृक्क है। फेफड़ा है, त्वचा है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, दो उत्सर्जी अंगों का नाम लिखा, तो हम बोलेंगे फेफड़ा, बोलेंगे त्वचा, बोलेंगे वृक्क। तो उत्सर्जन किसे कहेंगे? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है? वृक्क है, फेफड़ा है, त्वचा है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन हम डीएनए के बारे में। अगला क्वेश्चन मेरा जो ये डीएनए वाला है, ये डीएनए का उतना क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसमें तुम लोग फंस जाओगे। हम ज्यादा झोल को इसको बताना नहीं चाहते हैं। हम अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, हार्मोन क्या है। इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हार्मोन क्या है। याद रखना, हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो रासायनिक दूत या संदेह वाहक का कार्य करती है। याद रखना, हार्मोन ना एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या करता है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो रासायनिक दूत यानी कि कोई भी हार्मोन क्या करता है? कोई भी संवेदना को एक जगह से दूसरे जगह का संवेदना वाहक का कार्य करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह कोई भी कोई संदेश को एक जगह दूसरे जगह ले जाने में भी बहुत भूमिका होता है। किसका? हार्मोन का। बोलता है रासायनिक, यह जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और याद रखना, हार्मोन क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कोई भी संदेह वाहक यानी कोई भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी बहुत इसका भूमिका होता है। यह जंतु और पादप यानी पौधों में उत्पन्न होता है, उसे हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन किसे कहेंगे? यह जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यह जटिल क्या है? कार्बनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक दूत या संदेह वाहक का कार्य करती है। यह जंतु और पौधों में उत्पन्न होता है, जो इसे हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन अलग होता है, और आगे पढ़ेंगे पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। समझ रहे हो? हार्मोन उसको कहेंगे एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो संदेह को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि वाहक का कार्य करती है। वाहक मतलब रास्ते का कार्य करती है। समझ रहे हो ना? जो पौधे और जंतु में दोनों में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, हम थोड़ा स्पीड लेना चाहते हैं कि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, पढ़ने का फिर मन नहीं करेगा आप लोगों का। तो कहते हैं लसिका क्या है? सॉरी, लसिका क्या है? लसिका क्या है? इनके कार्यों को लिखा। लसिका क्या और इनके कार्य। लसिका हल्के पीले रंग का द्रव्य है। लसिका क्या है? यह हल्के पीले रंग का द्रव्य है। यह कोशिकाओं के से छनकर यानी कि कोशिकाओं से छनकर निकलने वाला आवश्यक पोषक पदार्थ है। याद रखना, सीधा सीधी बात करना है कि पूछेगा कि लसिका किसे कहते हैं, बोलना यह हल्के पीले रंग का पदार्थ है, यह जो कोशिकाओं से छनकर बाहर निकलता है कहेंगे लसिका कहेंगे। क्या कहेंगे? लसिका कहेंगे। क्या कहेंगे? लसिका कहेंगे। पहला उसका कार्य क्या है? लसिका उत्तकों को भोज्य पदार्थों का समूह
उत्तकों तक भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। उत्तकों का भोज्य पदार्थों का संवहन करती है, भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। अगला क्वेश्चन, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके शरीर की रक्षा करती है। शरीर के घाव भरने में सहायक होती है। शरीर के घाव भरने में सहायक होती है। अब मेरा अगला एक लेक्चर इसी पे आएगा, एक क्लास और चलेगा इस पे। उसके बाद ये लगभग 10-12 क्वेश्चन होगा, लगभग 12 या 13 क्वेश्चन होगा। उसके बाद ये आपका बायोलॉजी का क्लियर हो जाएगा। इसको 2-3 बार सुन लेना, एकदम याद हो जाएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके।